$100 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। और यही है दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ऐसा आर्थिक बोझ जो लगभग हर देश को अपनी चपेट में ले रहा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या दुनिया सच में कर्ज में डूब रही है? अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट पर नजर डालें तो जवाब हमें लगता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 100%। IMF का अनुमान है कि 2029 तक दुनिया भर का टोटल सरकारी कर्ज दुनिया की टोटल GDP के 100% के बराबर हो जाएगा। मतलब पूरी दुनिया मिलकर एक साल में जितना कमाती है, ठीक उतना ही उस पर कर्ज होगा। अब ये 100% का आंकड़ा सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम इसे इतिहास के आईने में देखते हैं। कर्ज का ऐसा लेवल दुनिया ने आखिरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद देखा था। जी हाँ, इतनी बड़ी तबाही के बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं, डेट टू GDP रेशियो। ये बड़ा फैंसी सा नाम है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये बस ये बताता है कि किसी देश की कमाई यानी GDP के मुकाबले उस पर कर्ज कितना है। एक तरह से ये किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ का थर्मोमीटर है। तो ये सारी वार्निंग्स आ कहाँ से रही हैं? ये आ रही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से, जो दुनिया की इकोनॉमी पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। IMF ने अपनी लेटेस्ट फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भाई दुनिया पर जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ते बढ़ते अब एक खतरनाक हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन सवाल पर। आखिर ये कर्ज का पहाड़ इतना ऊंचा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया कि पूरे दुनिया की सरकारें इतना उधार लेने पर मजबूर हैं? IMF की रिपोर्ट के हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। और तीसरा है फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकारों का खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा होना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल टेंशन्स की। देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लड़ाइयाँ और तनाव चल रहा है ना, उसका सीधा असर देशों की जेब पर पड़ रहा है। होता क्या है कि जब मिडिल ईस्ट जैसी जगहों पर टेंशन बढ़ती है तो तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगते हैं। अब ऐसे में सरकारें अपने लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी देती हैं और इस एक्स्ट्रा खर्चे को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। ये एक तरह से दो धारी तलवार बन गया है। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इसका सीधा असर ये हुआ कि सरकारों के लिए अब नया लोन लेना भी महंगा हो गया है और जो पुराने लोन्स हैं उन पर भी ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकारें करती हैं वो ग्लोबल GDP का 2% से बढ़कर अब 3% हो गया है। अब ये 1% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रकम है। और अब तीसरा और शायद सबसे बेसिक कारण, फिस्कल डेफिसिट। ये कई देशों के लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम बन गई है। सिंपल भाषा में समझें तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब है। बहुत सी सरकारें जितना कमाती नहीं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देती हैं और फिर इस गैप को भरने के लिए वो हर साल लोन लेती हैं और यही लोन जुड़ते जुड़ते देश के टोटल कर्ज का पहाड़ खड़ा कर देता है। तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर। अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं, अमेरिका, चीन और भारत। IMF के जो अनुमान है वो काफी कुछ बताते हैं। अमेरिका का डेट टू GDP रेशियो 142% तक जा सकता है, चीन का 127% तक और वहीं भारत का अनुमान है करीब 84% पर। तो आप देख सकते हैं कि इन 2 बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया की सिचुएशन काफी कंट्रोल में दिख रही है। इनफैक्ट IMF ने अपनी रिपोर्ट में इस मुश्किल ग्लोबल माहौल के बीच इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट कहा है, मतलब एक उम्मीद की किरण। और ऐसा क्यों? IMF का मानना है कि इंडिया की मजबूत GDP ग्रोथ और खर्चों पर बेहतर कंट्रोल की वजह से आने वाले टाइम में इसका डेट रेशियो या तो स्टेबल रहेगा या शायद कम भी हो सकता है। तो जब पूरी दुनिया इस कर्ज के जाल में उलझती जा रही है तो सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या? इससे निकलने का रास्ता क्या है?
IMF ने इसके लिए 3 सीधी सादी सलाह दी हैं। पहली, सरकारें अपने खर्च पर लगाम लगाएं। दूसरी, जो भी फाइनेंशियल मदद दी जाती है वो सिर्फ उन तक पहुंचे जिन्हें सच में ज़रूरत है। और तीसरी, कर्ज कम करने के लिए एक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है। जब कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है तो आखिर इसकी कीमत चुकाएगा कौन? क्या ये हम टैक्स पेयर्स होंगे या हमारी आने वाली पीढ़ियां? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।